नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात श्रीलंका के सामने जो आ रही चुनौतियों की। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ लेने के बाद कहा कि उन्होंने अर्थव्यवस्था के उत्थान की चुनौती ली है और इसे पटरी पर लाकर रहेंगे, ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि देश में फैली अस्थिरता को जल्द खत्म किया जाएगा, यानी जनता को पूरी तरह से भरोसे में लेने की कोशिश करते नजर आए। विक्रमसिंघे ने कहा कि भारत के साथ श्रीलंका के संबंध पिछली सरकार की तुलना में ज्यादा बेहतर होंगे। दरअसल नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के सामने सबसे पहली चुनौती श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालना है। इसके अलावा देश में फैली राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करना, कानून व्यवस्था को फिर से दुरुस्त करना, लगातार बढ़ रही महंगाई पर काबू पाना और देश में जरूरी वस्तुओं की कमी को पूरा करने की भी चुनौती है। सत्तारूढ़ एसएलपीपी और विपक्षी एसजेबी दलों के एक धड़े और दूसरे कई दलों ने संसद में बहुमत साबित करने के लिए विक्रमसिंघे को अपना समर्थन जताया था। बताया जा रहा है कि राजपक्षे परिवार के करीबी होने के नाते विपक्ष में होने के बाद भी विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने नया प्रधानमंत्री बनाया। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका की सबसे पुरानी पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी के इकलौते सांसद हैं। वर्ष 2020 के संसदीय चुनाव में यूएनपी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी और मजबूत गढ़ रहे कोलंबो से चुनाव लड़ने वाले विक्रमसिंघे भी हार गए थे। बाद में वो सकल राष्ट्रीय मतों के आधार पर यूएनपी को आवंटित राष्ट्रीय सूची के माध्यम से संसद पहुंच सके। उनके साथी रहे सजीत प्रेमदासा ने उनसे अलग होकर अलग दल एसजेबी बना लिया, जो मुख्य विपक्षी दल बन गया। विक्रमसिंघे की दूरदृष्टि वाली नीतियों के साथ अर्थव्यवस्था को संभालने वाले नेता के तौर पर व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त है। उन्हें श्रीलंका का ऐसा राजनेता माना जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जुटा सकते हैं। श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। आपको बता दें कि रानिल इससे पहले 1993 से 1994 तक, फिर 2001 से 2004, तीसरी बार 2015 में 100 दिन के लिए, चौथी बार 2015 से 2018 तक और पांचवी बार 2018 से 19 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि वो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने को लेकर आशान्वित हैं। श्रीलंका की वित्तीय मदद के लिए रानिल विक्रमसिंघे ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। भारत ने कर्ज से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए $3 अरब से ज्यादा के लोन, क्रेडिट लाइन और क्रेडिट स्वैप का वादा किया। इस बीच श्रीलंका की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके बेटे, सांसदों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित 14 अन्य लोगों के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। कोलंबो की मजिस्ट्रेट अदालत ने महिंदा राजपक्षे, उनके बेटे एमपी नमल और 14 अन्य पर यात्रा प्रतिबंध जारी किया था। तो जिस तरह की स्थिति बनी है, नया प्रधानमंत्री जरूर श्रीलंका को मिल गया। चुनौतियां उनके पास कई हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक वोहरा पूर्व राजनयिक हैं और जितेंद्र कुमार ओझा हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एपीएन पर। वोहरा जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे क्योंकि जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो कह सकते हैं हम कि प्रधानमंत्री के लिए ये कांटों भरा ताज है। इतना आसान नहीं होगा। कैसे निपटेंगे? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो किसी को भी, तो उसका बायोडेटा देखा जाता है और बायोडेटा में वो जब भी पीएम रहे हैं तो कहीं ना कहीं घमासान जरूर हुआ है। तो बहुत ज्यादा बायोडेटा बेहतर नहीं है। ऐसे में क्या उन्हें एक पपेट के तौर पर देखा जाए और ताज उनके लिए ये कांटों भरा है? बोरा जी, आभारी हूँ। एबीएन न्यूज पे जब भी आता हूँ आपसे सीखता हूँ और साथ में आपने एक अहम विशेषज्ञ को बुलाया है, जितेंद्र ओझा साहब, जो वहाँ रह चुके हैं, जिनकी जानकारी बेमिसाल है, बहुत कुछ जानते हैं। कुछ मुझे समय दीजिए बताने के लिए कि जब ये 72 साल की उम्र के गोटाबाया राजपक्षे ने कहा कि मैं एक यंग कैबिनेट अपॉइंट करूंगा और जो नए प्रधानमंत्री हैं वो 73 साल के हैं, मेरी 71 साल की उम्र है, तो मेरे लिए अभी भी उम्मीद है कि कर सकता हूँ कि मैं उनके स्टैंडर्ड से बहुत नौजवान हूँ। ये रियलाइजेशन ऐसे आया एकदम से कि आपको एक यंग कैबिनेट बनाना है। गोटाबाया इस बात से अभी भी सहमत नहीं है। वो है मेन जो गुस्सा है लोगों में, तुम जितने मर्जी ले आओ, अमेरिका से, जापान से ले आओ, भारत से ले आओ, चाइना से ले आओ, जितने आपने मिनिस्टर्स ले आओ, लेकिन गुस्सा जो है वो समय गोटाबाया पर है।
क्यों नहीं वो समझ। फिर सुनिए सर, जो भारत का जो नया प्रधानमंत्री, मैं उसको मौका दूंगा वो चीजें सही कर दे। क्या टीचर है क्या? उसको पेशी पे रखा है क्या? साथ साथ ये कहता है मैंने कि जो दंगा करेगा उसको, ये मिस्टर टफ गाय की इमेज आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं सर। इससे रेकन्सिलिएट नहीं होगा। इससे बहुत देशों में दिखा है। अल्टीमेटली आती है जब मिस्टर एवरीथिंग जानता है। सर मैं एब्राहम लिंकन की बताता हूँ कि सभी लोग जब एडवर्सिटी, दुख सिचुएशन होती है संभाल लेते हैं। किसी का चरित्र देखते हैं, कुछ शक्ति दो, पावर। जहां जहां मैंने कई देशों में मेरे को डिप्लोमेसी में 2011 में इजिप्ट राष्ट्रपति होते थे, आपने नाम बोलो जी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा सा आपकी वॉइस कट कट के हम तक पहुंच रही, जिस वजह से जो अब आ रही है मेरी आवाज? जी 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 बोलिए। साफ आ रही है? जी जी। ओके। 2011 में होस्नी मुबारक इजिप्ट के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने इंटेलिजेंस चीफ को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, कुछ नहीं हुआ। 2012 में जो गिनी बिसाऊ में बाहर निकाल दिया प्रेसिडेंट साहब को, उन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट है जो इंटेलिजेंस चीफ रॉबर्ट मुगाबे के इंटेलिजेंस चीफ वाइस प्रेसिडेंट बने, उन्होंने निकाल दिया। सूडान 2019 में उमर हसन अल बशीर को उन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट जो इंटेलिजेंस चीफ थे, उन्होंने बाहर निकाल दिया। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो पर्सनैलिटी को बदलना चाहिए वो है द प्रेसिडेंट, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है। ये छोटे मोटे पिठुओं को बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। समस्या इतनी गंभीर है, पर्सनालिटी, पॉलिसीज और पीपल, ये पहले दो जो हैं लीडरशिप और पॉलिसीज, वो पीपल के अगेंस्ट है। अगर वो नहीं बदलेगा सर, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू बी स्केप्टिकल, मैं निराशावाद में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन वहां कुछ नहीं बदलने का तरीका है। अगर वो सुने, सबसे पहले गो गोटाबाया गो। आप जाएंगे, लोगों का गुस्सा ठंडा होगा, उसके बाद नई इलेक्शन होगी, फिर देखेंगे क्या। जी जितेंद्र जी, सवाल यही है क्योंकि जिनको पीएम बनाया गया वो भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, विपक्षी दल के जरूर हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उनसे बहुत बेहतर संबंध हैं गोटाबाया से इनके। तो ऐसे में आपने एक को उतार कर दूसरे को भले ही बैठाया, लेकिन संपर्क आपका, आप ये चाहते हैं कि कमान आपके ही हाथ में रहे। ये बात जब तक जनता के मन से नहीं जाएगी, जो नाराजगी है वो पूरी दूर नहीं होगी, तब तक कैसे संभव होगा लोगों को शांत करना? सबसे पहले तो लोगों को शांति करना, उसके बाद आप कोई रणनीति बना सकेंगे ना। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ को पैनलिस्ट हैं, उनके विचार मेरे पुराने विचारों से बहुत मिलते जुलते हैं। 2 वर्ष पहले श्रीलंका पे हम लोग बात कर रहे थे और हमें बड़े डिफरेंसेस थे, लेकिन आज बहुत सिमिलैरिटी है उस विचारों में। देखिए, एक सांसद हैं, अकेले सांसद हैं, यूएनपी पार्टी। आज से तकरीबन 20 वर्ष पहले उसको कहा जाता था कि यूएनपी अगर राजमहल है तो श्रीलंका फ्रीडम पार्टी जो है, जो महिंदा राजपक्षे की पार्टी है, वो कहीं नहीं है उसके सामने। उस पार्टी का नेतृत्व करते करते रणनील विक्रमसिंघे जी के हाथों से यूएनपी एकदम खत्म हो चुकी है, सारे लोग जा चुके हैं, ये खुद सरवाइव करते रहे हैं। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से, और इनसे कई दफे मिलने का, बातचीत करने का भी सौभाग्य रहा, और बहुत अच्छी बातचीत उनसे हुई जब भी बात हुई। लेकिन हम लोग सरकार से बाहर हैं, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि हम बहुत ईमानदारी से बात करें, क्योंकि श्रीलंका के लोगों के लिए भी बात कर रहे हैं और अपने सरकार के लिए भी बात कर रहे हैं। एक चीज जो है भारत के लिए जो सबसे अच्छी बात नजर आती है कि ये सही है कि रणनील विक्रमसिंघे जी का कंसिस्टेंटली प्रो इंडिया पोजीशन रहा है। लेकिन अगर रणनील विक्रमसिंघे जी फेल करते हैं तो देखिए भारत की बदनामी हो सकती है, और इस चीज से हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, बहुत ही बच के चलने की जरूरत है। जो आपने कहा कि ये करीबी है, जी नहीं, ये करीबी नहीं है। दोनों प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, घोर प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। 2005 के चुनाव में रणनील विक्रमसिंघे जी को महिंदा राजपक्षे जी ने परास्त किया। 2004 के पार्लियामेंट चुनाव में रणनील विक्रमसिंघे जी को महिंदा राजपक्षे जी ने परास्त किया। तो दोनों में कांटे की प्रतिद्वंदिता होती थी और किसी भी हद तक वो प्रतिद्वंदिता जा सकती थी। लेकिन रणनील विक्रमसिंघे जी ने यूएनपी में अपना वर्चस्व बनाए रखा। यूएनपी के नौजवान लोग थे, खैर साजिद प्रेमदासा जी जो उनके उसके पिछले राष्ट्रपति के पुत्र थे, प्रेमदासा जी, जिनका भारत के प्रति बहुत अच्छा रवैया नहीं होता था, लेकिन साजिद प्रेमदासा जी का भारत के प्रति अच्छा रवैया होता था है। लेकिन वो भी जो है काफी पॉलिटिकली एम्बिशियस इंसान है, और उन्होंने दिखाया कि पॉलिटिकली वो ज्यादा मजबूत है। महिंदा राजपक्षे जी का करिश्मा तो मैच नहीं कर सकते हैं, और इसमें गोटाबाया राजपक्षे तो कोई पॉलिटिकल एंटिटी है ही नहीं। गोटाबाया राजपक्षे जी होटल चलाते थे अमेरिका में, उनको महिंदा राजपक्षे जी लेके आए, डिफेंस सेक्रेटरी बनाया,
और चूंकि महिंदा राजपक्षे जी की प्रेसिडेंट के टर्म पे लिमिटेशन थी, खुद लड़ाई चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो उन्होंने अपने भाई को, सबसे लॉयल भाई को, रिलेटिवली काबिल भाई को उन्होंने लगा दिया, ये राष्ट्रपति बना दिया। ये पूरा गुस्सा जो है महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार के प्रति है। आप देखें कि महिंदा राजपक्षे जी जो है वो भी दूसरे चुनाव में भारत के प्रति बहुत अच्छी बातें करते रहे हैं, और हम लोगों का मकसद बिल्कुल किसी के प्रति नहीं है। हमारा मकसद है कि एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव सिचुएशन प्रेजेंट किया जाए। तो ये जो है लग रहा है कि रनिल जी के एक सांसद के साथ क्या उनके जनता में वर्चस्व होगी। आप समझिए कि जो व्यक्ति एक इतनी बड़ी पार्टी को खत्म करके एक सांसद पे लेके चला आया, जनता में क्या एक्सेप्टेबिलिटी होगी। अगर ये व्यक्ति फेल करता है तो ये खुद भी जाता है और भारत के लिए भी बड़ी चिंता की बात होगी। इसलिए सबसे गोपाल बागले जी हैं जिनका जो बयान आया है, बहुत अच्छा ट्वीट आया है कि हम श्रीलंका की जनता के साथ हैं, हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन मैं इस बार जो है दीपक बोरा जी का जो एप्रीहेंशन है, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं कि एक सांसद वाले इनको रोल होना चाहिए, एक एल्डरली स्टेट्समैन के रूप में, एक विजडम के रूप में। कई दफे इनको कहा जाता है कि ये एक सीईओ के अंदाज से देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अर्थव्यवस्था चलाने की तो इनकी नीति है, लेकिन लीड करने की जो कैपेसिटी है उसमें काफी कमी है। जहां साहसी निर्णय लेने की जरूरत होती है वहां ये चुप हो जाते हैं, और इसी वजह से ये 2004 का भी चुनाव हारे, 2005 का चुनाव हो रहे, इसी वजह से इनकी लगातार जो है कमी होती रही है। तो ये एक बहुत जबरदस्त एल्डरली स्टेट्समैन एडवाइजर बन सकते हैं, लेकिन लीडर कैसे बनेंगे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि इनके नेतृत्व में श्रीलंका वापस आ जाए तो भारत के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि भारत के लिए इतना प्रो इंडियन पॉलिटिशियन श्रीलंका में कभी कोई रहा ही नहीं है पिछले कई एक वर्षों में। लेकिन बहुत चिंताएं हैं, मैं यही कहूंगा आपसे। विपक्षी दलों की अगर बात करें तो साजिद प्रेमदासा ने कहा कि हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे। ऐसे में क्या लगता है कि एक और धड़ा तैयार होगा उनका विरोध करने के लिए? क्योंकि सबको साथ लेना, जनता का भी समर्थन लेना और उसके बाद अपनी रणनीति बनाना इतना आसान नहीं होगा। ये आपने प्रश्न मुझसे किया है? नहीं, जी जितेंद्र जी से। अच्छा, हाँ, ये नहीं होगा, क्योंकि आज की तारीख पे जो भी आक्रोश है उस आक्रोश को भुनाने की कोशिश साजिद प्रेमदासा जी कर रहे हैं। साजिद प्रेमदासा जी बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। कहने का मतलब ये कि अभी तो पीएम पद पर आप आए हैं, आपने रणनीति भी नहीं बनाई और बाकी जो दल है उन्होंने विरोध करना भी शुरू कर दिया। बिल्कुल यही बात है। क्यों? क्योंकि आज की स्थिति में ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी जनता में, खास करके जो लोग परोक्ष में हैं, जो विपक्ष में है, उन लोगों का समर्थन चाहिए। और जनता में ये लग रहा है ना कि ये एक अपने आप को किसी न किसी तरीके से कंटिन्यू करने के लिए इनको लाया गया है, क्योंकि इनका कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है, उनकी कोई जबरदस्त मास फॉलोइंग नहीं है। अगर आते हैं तो आपने जैसे कहा कि पपेट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये काफी इंटेलिजेंट है, हो सकता है ये नहीं बने, अपना कोई नेगोशिएट करके रास्ता निकाले, लेकिन जनता को यही लगेगा कि ये इतने राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं है कि महिंदा राजपक्षे के परिवार को वहां से निकाल दें। तो इस वजह से उनको लगता है कि ये अपने आप को बैकडोर में मजबूत रखने के लिए इनको लेके आए हैं। जहां तक साजिद प्रेमदासा का सवाल है, वो विपक्ष के सबसे क्रेडिबल चेहरा है आज की तारीख में, सबसे सशक्त हैं। तो अगर जो आक्रोश है उस आक्रोश को वो, और महत्वाकांक्षी भी है, तो 90%, 95% की उम्मीद की जा रही है कि वो इसको नहीं मानेंगे, इसका वो विरोध करने की कोशिश करेंगे। और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा साफ नजर आ रहा है कि टर्बुलेंस होना बहुत लाजिमी लग रहा है। लेकिन देखिए मिरेकल्स भी होते हैं, तो हमें उन मिरेकल्स पे विश्वास करना है, और ऐसा नहीं हो कि ये सिर्फ प्रो इंडिया ही बात करते रहे, और प्रो इंडिया बात करके अगर फेल कर जाते हैं तब भारत के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। चलिए, लेकिन भरोसा किस तरह से किया जाए, क्योंकि अब तक जो रणनीति श्रीलंका की या रुख भारत के प्रति रहा है वो भी काफ़ी चौंकाने वाला रहा है। बहुत ज़्यादा बेहतर नीतियां नहीं रही हैं। आगे की रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है नए सत्ताधारी दल के लिए या नए प्रधानमंत्री के लिए या नए लीडर के लिए जो अपने देश को एकदम से कोई जादू की छड़ी घुमाए और सब कुछ ठीक हो जाए। परिस्थितियां बहुत बदतर हो चुकी हैं और मुझे लग रहा है कि अब तक, जब से ब्रिटिश से आज़ाद हुआ है श्रीलंका, तब से लेकर अब तक सबसे बुरे दौर से वो गुजर रहा है। हम दीपक जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इतिहास उठा के देखें इस तरह के देशों को, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, जो बाहुलतावादी की जो राजनीति शुरू हो गई है कि हमें एक धड़े को के प्रति उदारवाद रहना है, एक धड़े के प्रति हमें थोड़ा सा सॉफ्ट रहना है, हार्ड रहना है, थोड़ा कठोर अपनाना है, ये चीज़ें भी श्रीलंका में देखने को मिलती रही, जिससे कहीं ना कहीं गुस्सा पनपता रहा। गोटाबाया राजपक्षे किस तरह से फेमस हुए सब कोई जानते हैं, एलटीटी को खत्म करने का श्रेय भी इनको जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये चीजें भी कहीं ना कहीं श्रीलंका को आहत करती रही हैं। नो क्वेश्चन अबाउट इट। अभी जिक्र किया था कि करिश्मा हो सकता है, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब।
इंटरनेशनल रिलेशंस में करिश्मा नहीं होते। वो एक एक्टर होती थी, भारत में करिश्मा उसका नाम था, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें उनका कोई रोल नहीं है। ये जो हनीमून है ना सर, ये बहुत छोटा होगा। और क्यों बनाया है इसको प्रधानमंत्री? क्योंकि मैं और जो जनता है उसके बीच में मैं किसी को खड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि चीजें और खराब होने वाली हैं। तो मैं कहूंगा ये सब इसकी गलती थी, मैंने इसको पावर दिया था। मेरी दादी कहती थी सर कि कोई भी स्थिति इतनी खराब नहीं होती कि और खराब ना हो सके। यही हो रहा है। लोग कहते हैं गोटाबाया गो, क्यों नहीं सुनता उनकी आवाज सर? होसनी मुबारक नहीं सुना, उसको निकाल दिया। उमर हसन अल बशीर ने उन्होंने एक आश्वासन जरूर दिया है कि जो राष्ट्रपति कार्यप्रणाली है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, और विपक्षी दलों की मुख्य मांग रही है पड़ेगा, उसको अपने पावर कम करने पड़ेंगे। आपका पड़ोसी देश है, वहाँ क्रिकेट खिलाड़ी होता था, कहता मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। क्या हुआ? लोगों की आवाज नहीं सुनी, बाहर निकाल दिया। सर लिसन टू द पीपल। आप अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। उनका गुस्सा किसके अगेंस्ट है? उनका गुस्सा मेरे अगेंस्ट नहीं है। उनका गुस्सा ये नहीं है कि आप चीन के साथ दोस्त हैं। उनका गुस्सा ये नहीं है कि आप भारत के साथ दोस्ती अच्छी नहीं रखते। उनका गुस्सा ये है कि मेरा पेट खाली है, और जब मेरा पेट खाली होता है मैं भगवान से भिड़ जाऊंगा। गोटाबाया क्या चीज है? वाई डोंट दे अंडरस्टैंड दिस सर? इट्स टाइम फॉर हिम टू गो। जी जितेंद्र जी, एक यही चीज हम समझना चाहें, क्योंकि प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से गोली चलाई, हिंसा को लेकर एक कोर्ट ने आदेश भी जारी किया है कि इतने लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। उस गुस्से को जब तक शांत नहीं किया जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा कहूंगा कि सवाल पेट खाली होने का नहीं है जी। पेट खाली होना बहुत बड़ा मुद्दा है जी। सवाल यह है कि आपने हमारे पेट पे लात मारा है और हमारे गले से हमारा निवाला छीन लिया है और अपने आप अय्याशी कर रहे हैं। तो इसमें दोनों में फर्क है, और उसका पश्चाताप भी नहीं है ना सर, उस पर माफी भी नहीं मांगेगी। हाँ बिल्कुल नहीं। तो और उसके बाद जो आप हर तरीके से दबाना चाहते हैं। देखिए हुआ क्या है, मैं आपको बहुत ही साफ शब्दों में बताना चाहूंगा कि जो परसेप्शन है, हम तो सत्य क्या है हम लोग नहीं जानते। परसेप्शन ये है कि जब ये आए महिंदा राजपक्षे, ऑलरेडी एलटीटी डिक्लाइन में था, जिस किसी वजह से भारत को कहा जाता था कि भारत की वजह से उसके सारे हथियार के प्रोक्योरमेंट रुक गए थे, एलटीटी टूट चुका था, तो ऑलरेडी वो डिक्लाइन पे था। इसको उन्होंने बहुत अच्छे से इनकैश किया कि उसके बाद सिंगला तमिल ये फैलाया, और इनका करिश्मा बहुत हो गया, क्योंकि लोग आइडेंटिटी में बहुत विश्वास करते हैं और उस आइडेंटिटी को वो एक तरीके से इस्तेमाल करते रहे। लेकिन साथ में देखिए कि 5 से 6 लोग इनके परिवार के अपने लोग मंत्री थे, 25, 26, 27 लोग जो है सांसद थे, और जो सही क्या है हमें नहीं मालूम है, लेकिन परसेप्शन ये है कि हर एक जगह बहुत बड़ी अंडरहैंड डील होती रही। और महिंदा राजपक्षे जी पिछले टेन्योर में आने के कुछ ही बाद फॉरेन पाकिस्तान को कल्टीवेट करने लगे, फॉरेन चाइना को कल्टीवेट करने लगे। ये तो दूसरे टेन्योर में जब बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए इस चाइना के प्रोजेक्ट की जब नुकसान आने लगे, दिक्कतें आने लगी, और ये परसेप्शन बढ़ गया कि उन प्रोजेक्ट्स में इन परिवार के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, इनके सहयोगियों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, और उस फायदे में श्रीलंका का बहुत अधिक नुकसान हुआ है, श्रीलंका डेट ट्रैप में फंस गया है। तब जाके जो है ये धीरे धीरे फिर उन्होंने प्रो इंडिया की बात करनी शुरू की। तो आज सवाल इस बात का नहीं है कि लोगों के पेट खाली है। अगर उनकी विश्वसनीयता अच्छी होती तो लोग कहते हैं कि हम एक जून भोजन करके भी हम आपके साथ रहेंगे, आप देश के लिए लड़िए। उनको लगता है कि आज उनका पेट खाली है, आज उनको इस दुर्दशा में धकेल दिया गया है अपने फायदे के लिए, एक ऐसे परिवार के जरिए, एक ऐसे नेता के जरिए जिसको न तो देश से कोई लगाव है, न जिसको जनता से लगाव है। और ये आक्रोश जो है बढ़ा हुआ है, और इस आक्रोश में देखा जाए तो पूरे पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ भी आक्रोश है कि इसमें प्रिस्ट आ गए हैं, मंक आ गए हैं, जो हमेशा इनके साथ रहा करते थे, तो सारे लोग आ गए हैं। लेकिन इसमें नेचुरली डेमोक्रेसी है, तो पॉलिटिकल क्लास में क्या होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम है। लेकिन बेहतर ये होता है कि क्रेडिबल फेस आता, और ये जो है लोग चाहते हैं कि इनके परिवार से, इस व्यवस्था से टोटल मुक्ति मिले। तो उनको अभी तक लग रहा है, जो आपने कहा कि होने के बाद देखिए कितना बड़ा अहंकार भरा निर्णय था कि आपने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे आक्रमण करवाया अपने समर्थकों के जरिए। तो उनको उसी मामले में केस चल रहा है, करके वायलेंस करके किसी भी तरीके से सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। तो ये परसेप्शन जनता में हो गया है, और ये परसेप्शन बहुत ही खराब है, और चूंकि हमारे पड़ोस में है तो हमें बहुत ध्यान देके चलने की जरूरत है। लेकिन सर एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि जो बयान दिया है विक्रम सिंघे ने कि भारत से संबंध और बेहतर बनाएंगे, लगता नहीं कि ऐसे दौर में जब आप हर तरफ से, चारों तरफ से घिरे हुए हैं मुसीबतों से, ऐसे में ये बयान जो है कहीं ना कहीं श्रीलंका को और मुसीबत में डाल देगा, क्योंकि चाइना तो वैसे ही टेढ़ी नजर रखे हुए है। हाँ, नहीं चाइना नहीं, देखिए हुआ क्या है ना कि चाइना का जो है मान लीजिए जैसे हमन तोता प्रोजेक्ट है, हमन तोता प्रोजेक्ट को कहा गया कि मुश्किल से साल में 10 जहाज जाते हैं, वो इकोनॉमिकली वायबल है ही नहीं, कमर्शियली वायबल है ही नहीं। ये पोर्ट जो है ड्यूअल यूज पोर्ट था,
जिसको चाइना ने ये इस्तेमाल किया कि जहां पे हम उसे बेस बनाएंगे। अब जो है उस पोर्ट को इन्होंने तो ले लिया। इस पोर्ट में हो सकता है बहुत सारे अंडरहैंड फायदे भी लोगों के हुए होंगे, वही मातले का या कई जगह का, लेकिन यही पोर्ट जो है ड्रेड ट्रैप में फंसने का ये रहा। तो श्रीलंका के ये जो पॉलिटिशियन है, देखिए 62 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, हम जानते हैं और उनके लोग रियलाइज भी करते हैं। लेकिन रनिल विक्रमसिंघे जी का कंसिस्टेंटली एक चीज रही है कि वो प्रो इंडिया ख्याल रखते हैं और बहुत ज्यादा इन्होंने इंडिया से फायदा भी उठाया है। कभी कभी जिन्हें सर वो पब्लिकली वही करते हैं, एक आध दफे तो वो भी पॉलिटिशियन दाएं बाएं जरूर कर देते हैं, लेकिन पब्लिकली वो हमेशा प्रो इंडिया पोजीशन लेते रहे हैं। तो इसलिए उनका आना और गोटाबया पक्ष ये राजपक्षे परिवार के रूप में आना और उसके बाद प्रो इंडिया कहना, इसका मतलब हमारे ऊपर कहीं ठीकरा न टूट जाए, इस बात को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी इमेज श्रीलंका में प्रो इंडिया पॉलिटिशियन की है, जिसको हम नहीं कह सकते हैं। और उनका, और देखिए श्रीलंका कुछ भी क्यों ना हो, कई लोगों ने कहा कि हमें अपने एक स्टेट की तरह ट्रीट करना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं ट्रीट करना चाहिए, उनकी सेंसिटिविटी का ध्यान रखना चाहिए। और कई दफे ये प्रो इंडिया पॉलिटिशियन भी गलती करते हैं तो दोष उनके मत्थे नहीं जाता है, दोष हिंदुस्तान के मत्थे आ जाता है, क्योंकि हम बड़े देश हैं। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है। प्लीज सर, जरूर। दीपक साहब हम मुझसे सहमत नहीं है, मैं भी सुनना चाहूंगा उनके विचार। मेरी ये हिम्मत नहीं है कि आपसे सहमत ना हो। जी माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है थोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। यहाँ पर आपको बता दें कि मुद्दा में हमने कार्यक्रम उठाया कि श्रीलंका जिस तरह के आर्थिक हालात से गुजर रहा उसके बारे में। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। जुड़ रही है हमारे साथ।